एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हाउ टू रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले बताया था जो रिप्रोडक्शन होती है ये हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे बर्डिंग होगी, या फिर स्पोर फॉर्मेशन हो गया, या फिर मैं कह दूं रीजनरेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब। ठीक है। वही अगर मैं आगे बात करूं, दूसरी टाइप होती है, ये है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। अब जब मैं कह रही हूँ कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्यों चाहिए, इस बारे में हम पहले स्टार्टिंग में यही पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा, कहते हैं हमें पता है कि दो इंडिविजुअल जुड़ते हैं और उससे नई जनरेशन बनती है, ये क्यों जरूरी है। अगर मैं बात करूं, हम आपने कभी सुना है कि एक बुल ने एक नए काफ को पैदा किया, या फिर अकेले हैन पर रिप्रोड्यूस करके अपना एक बच्चा पैदा कर रहा है? कभी नहीं ना। हमेशा हम कहते हैं ना, मेल और फीमेल मिलके ही एक नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बच्चे, हमें पता है जब हम नए दो सेल बनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो डीएनए की कॉपी होती है और दूसरा सेलुलर अपरेटस बन रहा होता है। अब हमें पता है जब डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें बच्चे टोटल एक्यूरेसी आए, ये जरूरी नहीं है। और एक स्पीसी के प्रॉपर सर्वाइवल के लिए कुछ वेरिएशंस आना भी जरूरी है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी बच्चे, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव मोड जो है वो भी ज्यादा कन्वीनियंटली अराउंड होता है और वेरिएशंस भी इसमें जनरेट होती है। हमें पता है डीएनए की कॉपी प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होती, पर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज होने के कारण जो जनरेशन में वेरिएशन आते हैं वो होली होली आगे को प्रोसेस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो डीएनए की कॉपी का मैकेनिज्म है वो लेस एक्यूरेट है। बट ये जो है, अगर प्रॉपरली वर्क ना करे, अगर सेलुलर अपरेटस ना बनेगा, तो उस केस में तो देखो सेल डाई हो जाएगा। देखो एक सेल है, सेल के अंदर अगर मेरा डीएनए कॉपी हो रहा है, साथ में ऑर्गेनेलिस तो चाहिए ना बच्चे जो इसके लिए काम करेंगे। अगर वो ऑर्गेनेलिस ही नहीं बन रही तो सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो एक नई वेरिएशन जब बनती है डीएनए कॉपी में, वो हर जनरेशन की इकट्ठी होती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो हमें दिखती होती है। तो ये एक्यूमुलेशन जो होता है, इसी के साथ जो है एक इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखता होता है बच्चे। अब अगर मैं बात करूं, जो ये वेरिएशन की कॉम्बिनेशन होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा इंडिविजुअल से, इससे एक नया वेरिएंट बनता होता है। हर जो कॉम्बिनेशन होती है वो नोवल होती है, वो यूनिक होती है। इसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। कहते हैं जो ये कंबाइनिंग होती है डीएनए की, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? हर जनरेशन कैसे बनती है, जब डीएनए की कॉपी होती है जो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल होते हैं ना उससे। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ, नए इंडिविजुअल में फिर तो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं होता। तो ये चीज कैसे होती है? हमें पता है जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज का काम क्या होता है? ये स्पेशलाइज ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम है पहले उनको हाफ करेंगे, और जो हाफ करेंगे डीएनए की अमाउंट को एज पर नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। फिर क्या होगा, एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मायोसिस। इस मायोसिस के प्रोसेस से जो जर्म सेल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दो अलग अलग इंडिविजुअल उनके जर्म सेल्स मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है बच्चे। अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर है या फिर डीएनए का नंबर है वो नई जनरेशन में री एक्स्टेब्लिश हो जाता है बच्चे। तो जब ये दोनों मिले, दो जर्म सेल्स मिले, तो पहले तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके में प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप से सारे काम कर ले। तो हम अगर बात करें तो जो ये जर्म सेल्स होते हैं एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, काइंड ऑफ ये सिमिलर टाइप के ही होते हैं। अगर मैं बॉडी डिजाइन की बात करूं, वो बॉडी डिजाइन ही होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे जर्म सेल्स की बात करूं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक जर्म सेल बड़ा होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, और दूसरा जो होता है वो सिमिलर होता है बट वो मोटाइल होता है। कन्वेंशनली अगर मैं बात करूं, जो मोटाइल जर्म सेल है बच्चे वो मेल का होगा, और जो फूड स्टोर करता है वो किसका होता है, फीमेल का होता है। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट्स में देखना है तो हमें पता है जो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। और पेटल होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं असेसरी, ये होते हैं असेसरी पार्ट्स। और जो स्टेमन, स्टेमन होता है मेल पार्ट और पिस्टल होता है फीमेल पार्ट, ये होते हैं एसेंशियल पार्ट। मतलब इनमें ही रिप्रोडक्शन होती है। अब जब सेपल की बात करें तो सेपल जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना नीचे को, ये होता है, ये ना अपने प्लांट को क्या करता है, अपने फ्लावर को प्रोटेक्ट करके लगता है। और वही जो पेटल वाला हिस्सा है वो होता है कलरफुल पार्ट जो होता है, ये चीज है। अगर मैं बात करूं आगे, फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, या तो उसमें सिर्फ स्टेमन होगा, या तो मेल पार्ट होगा सिर्फ, या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, जैसे कि पपाया में ला लो, वाटरमेलन में। वही कुछ फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों होंगी, जैसे हबिस्कस हो गया, जैसे कि मस्टर्ड हो गया बच्चे। अब अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो क्या करेगा, स्टेमन से पोलन ग्रेन को घेरेगा, जो कि येलोइश इन कलर होते हैं, और वो ही पाउडर, जो ये हम पोलन ग्रेन्स की बात करें, वो पाउडर की फॉर्म में कहाँ पे जाके स्टिक हो जाते होते हैं बच्चे, ये स्टिक हो जाते होते हैं जो पिस्टल के ना ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पे ये जाके स्टिक हो जाते हैं। अब मैं फीमेल पार्ट की बात कर रही हूँ। अब जो फीमेल पार्ट है उसका जो ये स्टिकी पार्ट होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब जो होती है इसे हम स्टाइल कहते हैं। और नीचे क्या होते हैं, ओवरी। ओवरी वाला पार्ट तो बच्चे फ्रूट बनता होता है। और जो अंदर ओव्यूल वाला पार्ट है, ये क्या बनते होते हैं, सीड। जैसे कि आप एक फ्रूट ले लो, फ्रूट के अंदर ही सीड होते हैं ना, तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है इन्होंने कि ओवरी क्या है, एक स्वेलो पार्ट है जो बॉटम में होता है, जिसको जो कनेक्टेड होता है आगे स्टाइल के साथ। और सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा। अगर मैं बात करूं तो ओवरी, ओवरी में क्या है, हमारे ओव्यूल है, यही बात मैंने की। और ओव्यूल में क्या है, हर एग सेल्स हैं। वही अगर मैं मेल जर्म सेल की बात करूं तो मेल जर्म सेल क्या है हमारे पास, पोलन ग्रेन्स है प्लांट के केसेस में। जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये आगे फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आया बच्चे, यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं, ये नीचे ओवरी से ओव्यूल के पार्ट में जाते हैं। देखो जब यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा तो इसमें से इसके दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक तो जो है सेंटर पार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है होता है, और जो बाकी का है वो एंटीपोडल सेल, जो ये आप साइड्स में सेल देख रहे हैं इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करके ये क्या बना देते हैं, हमारे एक जाइगोट बना देते हैं एक प्लांट का। समझ आई बात। जिससे यहाँ पे भी यही लिखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए तो उसके बाद जाइगोट बनता है, जो कि आगे एक न्यू प्लांट बनने में कैपेबल हो जाता है बच्चे। पोलन ग्रेन्स को स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ता है, जो ये ट्रांसफर होता है। अगर सेम फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्लांट दोनों पड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। वही अगर मैं बात कर रही हूँ पोलन और जो हमारा स्टिग्मा पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर है, मतलब यहाँ पे अलग फ्लावर है और यहाँ पे अलग फ्लावर, यहाँ से मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में से ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आई बच्चे। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है किसकी हेल्प से हो जाती है, कुछ एजेंट्स, जैसे कि विंड की हेल्प से हो जाए, हवा की हेल्प से, पानी से हो जाता है, एनिमल्स जो है उनके बॉडी में लग जाते होते हैं पोलन्स, और दूसरे फ्लावर्स में जब जब वो जाते हैं वहां पे वो उनकी पॉलिनेशन में हेल्प कर देते हैं। आगे जब अब मैं कह रही हूँ कि पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे पहुंच गए हैं, तो वो फीमेल जर्म सेल ओवरी तक पहुंच जाते हैं। वहां से वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही कि वहां पे ये ट्यूब ग्रो कर देते हैं, जो कि आगे जो ये ट्यूब है आगे कहाँ तक रीच हो जाती है बच्चे, ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो बहुत मल्टीपल टाइम डिवाइड हो जाता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो बन जाए, ओव्यूल के अंदर ही। ओव्यूल जो है अपने बाहर एक टफ सी कोटिंग सी कर लेता होता है, जो कि आगे किस में कन्वर्ट हो जाती होती है बच्चे, सीड में। ओवरी जो है वो भी लगातार ग्रो होने लग जाती होती है और अपने आप को राइपन करके एक फ्रूट में कन्वर्ट कर देती है। यही चीजें जो मैंने अभी आपको बोला है यही आपको यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। और बाकी के जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गई, स्टेमन हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सारे के सारे ही फॉल ऑफ हो जाते होते हैं बच्चे, जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद आगे को जर्मिनेट कर रहे होते हैं। अब सीड की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं, सीड जो है वो आगे क्या करता है बच्चे, एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो आगे सीडलिंग करनी शुरू कर देते हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल जाए जब उसे, तो इसी को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे कि आपको एक्टिविटी 7.7 में यही कहा, कहते हैं आप क्या करो, कुछ आपके स्कूल में भी ये एक्टिविटी करवाई होगी कि आप ना चने ले लो, ओवरनाइट उनको ना आपने ना रखना है,
उनको फिर ड्रेन करना है वो सारे वाटर के साथ। उसके बाद वो उसको कॉटन, एक कॉटन कपड़ा लो, वेट सा कपड़ा लो, और उसको एक दिन के लिए रख दो। अब सीड्स को ड्राई नहीं होने देना, फिर आपने क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद आप देखना है, तो आप क्या देखोगे ना, ऐसे ना इसके पार्ट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, जो अपर पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं पेम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रेडिकल। पेम्यूल पार्ट जो है आगे जाके शूट का पार्ट बनेगा, और जो रेडिकल पार्ट है वो रूट का पार्ट बनता है। ये था हमारे प्लांट में रिप्रोडक्शन का मेथड। अब बात है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं बात करूं हमारे में कैसे होता है बच्चे, बेसिकली हमने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ बॉडी के चेंजेस आते होते हैं जो हमें विद टाइम दिखने शुरू हो जाते होते हैं। आपकी जैसे हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती होती है, आपके टीथ वगैरह जो है उनकी एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाती है, आपके अब मिल्क टीथ नहीं रहते, आपके एक प्रॉपर सेट ऑफ टीथ आने शुरू हो जाते होते हैं। जो आपकी ग्रोथ के रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं बच्चे, मतलब आपकी बॉडी जो है वो बिगर होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली टीनेज एज में आप में मैसिव चेंजेस आते होते हैं। ये जो चेंजेस आपकी बॉडी में अपीयर हो रहे होते हैं बच्चे, ये प्रोपोर्शनल चेंजेस होते हैं। न्यू फीचर्स आपके आने शुरू हो जाते होते हैं, आपको सेंसेशंस वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चेंजेस तो बॉयज और गर्ल्स में कॉमन होती हैं बच्चे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हेयर्स का ग्रो होना, या फिर जेनेटिकल जो एरियाज है उनका, बिटवीन थाइज वगैरह उनका, मतलब उनमें हेयर्स वगैरह आना, कलर का डार्क वगैरह हो जाना, थिन हेयर्स जो है आपकी लेग्स और आर्म्स में आना, फेस पे आना शुरू हो जाना, जो आपकी स्किन है वो ऑयली होनी शुरू हो जानी, आपके फेस पे पिंपल आने शुरू हो जाना, आपको चीजों अपनी बॉडी के बारे में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती होती है। बट वही कुछ चेंजेस हैं जो बॉयज और गर्ल्स में अलग होते हैं। जैसे अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, तो गर्ल्स में क्या होता है, टीनेज एज में ब्रेस्ट का साइज वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो इनका निप्पल एरिया होता है वो डार्कन होना शुरू हो जाता होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। वही बॉयज में बात करें तो उनके फेस में हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, उनका जो पीनस है वो बड़ा भी होना शुरू हो जाता है, और बच्चे वो इजेक्ट करना भी शुरू करते हैं, या तो वो डे ड्रीमिंग में इजेक्ट करेंगे या फिर वो नाइट में। जो ये सभी चेंजेस आते हैं स्लोली स्लोली, ये स्लो भी आ सकते हैं, ये ओवर द मंथ भी आ सकते हैं, और ईयर्स में भी आ सकते हैं, कि एकदम से हैपन नहीं होते, और सभी में अलग अलग वे में होता है। एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एज नहीं होता, ये क्विकली भी हो सकते हैं, अर्ली भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, और स्लो स्लो भी हो सकते हैं। बट ये जितने भी चेंजेस हैं, ये सारे ही सारे एक जो बॉडी है उसमें मेजर चेंजेस लगाते हैं, उनको रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो जो ये चेंजेस है, ये जो है क्विकली भी हमने जैसे कहा जल्दी नहीं आते। जैसे अगर मैं थिक हेयर्स की बात करूं, बॉयज के फेसेस में आते हैं, कईयों के तो बहुत स्कैटर स्कैटर टाइप के आते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वो यूनिफॉर्मली होने शुरू हो जाते हैं। वही अगर मैं कुछ चेंजेस की बात करूं, लोगों में भी आनी शुरू हो जाती होती है। जैसे अगर मैं बात करूं उनके नोज की शेप, फिंगर्स की शेप, उनके हेयर की ग्रोथ होगी, साइज हो गया, शेप हो गया ब्रेस्ट का, पीनस का, तो ये सारे चेंजेस ही सेक्सुअल मेच्योरेशन में हेल्प करते हैं बच्चे। अब जब आप सेक्सुअली मेच्योर हो गए हो, तो आपकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज टाइप के सेल होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उनका काम क्या है, बेसिकली जर्म सेल्स को बनाना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे। बात करूं प्लांट्स में, तो हमने पढ़ा था ना स्पेशल सेल्स और टिश्यूज होते हैं जो क्रिएट करते हैं। ह्यूमंस में भी एक स्पेशल टिश्यू होते हैं इस पर्पस के लिए। हर बॉडी में, चाहे आप अडल्ट साइज की लगा लो, आपकी बॉडी में ही ग्रोथ अचीव हो रही है, मैच्योर आप हो रहे हो, रिप्रोडक्टिवली आपके टिश्यूज जो है वो ग्रो हो रहे हैं। बट मेजोरिटी में क्या होता है, जो रेट ऑफ जनरली ग्रोथ होती है ना वो स्लो होती है, स्लो होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होती है, एक एज आती है जब अब आपकी फर्दर हाइट नहीं बढ़ती है, बट आपके अब रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज हैं वो मेच्योर होने शुरू हो जाते होते हैं। बेसिकली ये पीरियड कौन सा होता है, एडोलेसेंस, जिसे हम कह देते हैं प्यूबर्टी पीरियड। अब अब हमने अगर देखना है, अगर मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली इसमें क्या है, दो इंडिविजुअल्स हैं जिनके जर्म सेल्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, और ये एक्सटर्नली रिलीज होते हैं जर्म सेल्स दोनों की बॉडी में से। तो जैसे कि हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा ना, वैसे तो बेसिकली दो इंडिविजुअल्स के जो जर्म सेल्स हैं वो उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनली फ्यूज करेंगे, और इसी से ये एक नया एनिमल पैदा होता है बच्चे। अब अगर बच्चे कोई जना मेटिंग में इन्वॉल्व होता है,
तो जो उसका पार्टनर है वो उसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी को डिटरमाइन करता है। बहुत सारी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, जैसे आपके हेयर के ग्रोथ का पैटर्न चेंज होता है, ये सारे सिग्नल देते हैं कि आप में सेक्सुअल मेच्योरेशन आनी शुरू हो गई है। वही एक्चुअल जो ट्रांसफर होता है जर्म सेल्स का दो लोगों में, वो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू होता है। बेसिकली पीनस वगैरह जो है वो इरेक्ट करता है एनिमल्स में, सच एज ह्यूमन वगैरह हो गए, जो बेबीज वगैरह है वो फीमेल की बॉडी कैरी करते हैं लंबे टाइम के लिए, उसकी उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीड कर दिया है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसकी ब्रेस्ट है, वो मिच्योर होनी शुरू हो जाती है, जो कैपेबल हो जाती है ये सब चीज को एकोमोडेट करने के लिए। तो यही सब चीजें जो है, ये सिस्टम है जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बच्चे। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो हमें पता है कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे ही जर्म सेल्स जो हैं वो बनते हैं जो कि आगे फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से ये लोकेट करें और यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर होता है ना, जहाँ पे स्क्रोटम, इसे हम स्क्रोटम कह देते हैं बेसिकली, ये इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जिसके कारण स्पर्म जो है वो इजिली बन जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो टेस्टिस होते हैं ये ना हार्मोन्स हो गया, जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसको स्क्रीट करते हैं जो कि आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चे। और जो टेस्टोस्टेरोन है यही मेन हार्मोन है जो आगे एक बॉय में उसके अपीयरेंस में ओवर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस लाता है बच्चे। अब मैं अगर बात करूं आगे, अब यहाँ पे जब स्पर्म्स बन गए तो आगे है वर्स्ट डिफरेंस। यहाँ एक ट्यूब टाइप है, ये आगे क्या करती है, इन्होंने लिखा है कि ये आगे यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करती है। ये कनेक्ट करने के बाद ये कॉमन पैसेज बना देती है स्पर्म और यूरिन के निकलने के लिए। अलोंग दी पाथ जो है ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि इन्होंने बात की यहाँ पे पोस्ट्रेट ग्लैंड है हमारे पास और एक सीमल वेसिकल है। ये जो है बच्चे ये भी स्क्रीट करते हैं कुछ फ्लूइड, जिसके कारण जो स्पर्म है वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाए, और जो फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली स्पर्म्स क्या है, एक टाइनी बॉडी है जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं जो कि आगे को मूव करते हैं कहाँ पे जाने के लिए, टूवर्ड्स दी फीमेल जर्म सेल्स। अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट ना ओवरीज पे बनते हैं। जो ये आप ओवरीज देते हो ना, दो ओवरीज होते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे ये बनते हैं बच्चे। यहाँ पे ही ये ऑल्सो कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक ट्यूब थी जो आगे इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वैसे ही फ्लोपियन ट्यूब फीमेल्स में होती है जो कि आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं कि आगे जो एग है वो यूट्रस तक पहुंच जाए। ये कॉमन एरिया होता है जहाँ पे स्पर्म और जो एग है फ्यूज करते हैं बच्चे। गर्ल बोर्न करती है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारे इन थाउजेंड इमेच्योर एग्स होते हैं। जब वो प्यूबिटी में आती है उस टाइम पे जो ये एग्स हैं वो मिच्योर होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली एक मंथ में एक एग ही मिच्योर होता है ओवरी से एवरी मंथ, और जो ये एग है ये ओवरी से वूम तक जाता होता है, जिसे हम ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब कह देते होते हैं। जो ये ओविडक्ट होता है आगे इलास्टिक बैग टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है वो, जो कि आगे वजाइना से वजाइना तक जाता है थ्रू सेविक्स। तो स्पर्म्स जो हैं वो वजाइनल पासेस से आते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये अपवर्ड को ट्रेवल करते हैं, ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, वहां पे ये एग के साथ मिलते हैं। वहां पे एग के साथ मिलने के साथ इनकी फर्टिलाइजेशन होती है जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन, ऐसे होते डिवाइड होते होते ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो जो है आगे जो यूट्रस की ना ऐसी लाइनिंग होती है, यहाँ पे जाके ये इम्प्लांट हो जाता है, मतलब लग जाता है। तो फर्दर वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट वहां पे ही करता होता है, कब तक, तब तक एक प्रॉपर बच्चा ना बन जाए। अब मदर की जो बॉडी होती है ना बच्चे, वो इस तरीके से ही डिजाइन की जाती है कि वहां पे भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से डिजाइन की जाती है कि वहां पे एक बेबी डेवलप हो पाए। हेंस की जो हमारा यूट्रस होता है फीमेल्स का, वो प्रिपेयर होता है हाल रिसीव करने के लिए और नेचर करने के लिए कि वो एम्ब्रियो को ग्रो कर पाए। जो लाइनिंग होती है ना ये यूट्रस की, ये बहुत ज्यादा थिक होनी शुरू हो जाती होती है, ब्लड के साथ सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाना शुरू हो जाती है कि एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए। एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलता होता है, मदर के ब्लड से। वो स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, वहां से मिलता है। और इसके लिए एक ना डिस्क होती है जो कि यूट्रस की वॉल पे लगी होती है, और इस पे बहुत सारी विलाइज भी होती हैं एम्ब्रियो की साइड्स में।
अब मदर का जो साइड है वो ब्लड स्पेस जो है वो ना सारी जो एम्ब्रियो के विलाई है उसके साथ अटैच्ड होता है, जिससे लास्ट सरफेस एरिया मिल जाता होता है कि बेबी और मदर का जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपरली हो पाए बच्चे। आगे अगर बात करें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें वेस्ट भी तो वो कर रहा है, वो रिमूव कैसे करता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के सेल से ही अपना वेस्ट बाहर को निकालता है बच्चे। जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की मदर के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स के अंदर होती है, और एज अ रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं कि एक बेबी बोर्न होना शुरू हो गया, फर्स्ट मंथ में ही उसकी हार्ट बीट होनी शुरू हो जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है और बच्चे की पैदा होना शुरू हो गया। अब अगर बाई चांस एग ना बने, फर्टिलाइज ना हुआ, तो फिर क्या होगा? अब देखो एग तो बना है, हमें पता है कि जो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक दिन तक तो जिंदा रहता है बच्चे, बट उसके बाद क्या होता है, ओवरी हमें पता है कि एक एग हर मंथ रिलीज कर रही है, यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, उसने आपको थिक कर लिया, स्पॉन्जी कर लिया, उसने नरिश देने के लिए अपने आप को हर तरीके से परफेक्ट कर लिया, बट अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो अब हमें जो इसने अपनी लाइन को थिकिंग की है वो तो जरूरत नहीं है। अब अगर हमें वो चीज की जरूरत नहीं है तो ये जो लाइनिंग है ना हौली हौली से ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, जो कि आगे से वजाइना से थ्रू बाहर आती होती है, किस फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस की फॉर्म में। तो मतलब ये एक साइकिल होता है जो रफली हर मंथ हर लेडी को होता है, जिसे हम कहते हैं मैचुरेशन, और इसमें 2 से 8 दिन लग जाते हैं एक लेडी को। ठीक है। उसके बाद अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं, हमें पता है जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस है ये ग्रेजुअली होता है, और इससे बॉडी की ग्रोथ होनी मतलब चलती रहती है कुछ डिग्री तक। अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो जरूरी नहीं होती, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी ब्रिंगिंग कैसी है एज अ चाइल्ड, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कई केसेस में तो बहुत डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि आप पार्टिसिपेट करो बहुत सारी एक्टिविटीज में जबकि आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, फैमिली की तरफ से प्रेशर आना कि अब आप शादी कर हो चुकी है, अब अपने बच्चे करने हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर होता है कि आपने अवॉइड करने हैं बच्चे करने, तो इस केस में चॉइस करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बच्चे। अपनी हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस को साथ में लेके चलना चाहिए सेक्स के साथ। बेसिकली जब हम सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत सारी डिजीजेस भी इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं जैसे कि HIV वगैरह। इसके तो अभी तक हमारे पास एंटीडॉट वगैरह भी नहीं आए कि उसको प्रिवेंट कर पाए, तो इसको हम ये कुछ बीमारियां हमें ना हो पाए तो जैसे आप कुछ कवरिंग यूज कर लो, जैसे कॉन्डम वगैरह होगा पीनेस के लिए, जिससे आपके क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आओगे तो इससे इन्फेक्शन वगैरह प्रिवेंट हो पाएगी। उसके बाद अगर हमें पता है कि सेक्सुअल एक्ट से पोटेंशियल होती है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, तो प्रेगनेंसी क्या एक मेजर डिमांड हो जाती है बॉडी की, जो माइंड सेट है वीमेन का, अगर वो रेडी ही नहीं है तो उसकी हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता होता है बच्चे। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि वो जो है अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रोसेप्टिक मेथड यूज करते होते हैं, तो ये बेसिकली हम मैकेनिकली एक बैरियर देते हैं कि स्पर्म्स जो है वो एग तक रीच ना हो पाए। इसके अलावा कॉन्डम जो है वो भी एक कवरिंग प्रोवाइड करता है कि ये सेम पर्पस की जो एग और स्पर्म है एक दूसरे के साथ मिल ना पाए। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रोसेप्टिक एक्ट्स होते हैं, मतलब हार्मोनल जो चेंजेस लगाई जाती हैं जिसके कारण जो एग्स हैं वो रिलीज ना हो या फिर फर्टिलाइजेशन अकर ना हो। इसके अलावा कुछ ड्रग्स वगैरह पिल की फॉर्म में भी ओरली लिए जाते हैं। जो ये चेंजेस आते हैं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसी कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस है जैसे कि कॉपर टी। ये क्या किया जाता है, ये यूट्रस में ऐसे जैसे यूट्रस की लाइन है ना यहाँ पे ऐसे प्लेस किया जाता है कि अगर स्पर्म आ भी रहा है तो वो आगे मूव ना कर पाए, यहाँ पे ही उसकी ब्लॉकेज हो जाए बच्चे। इसके अलावा इन्होंने कहा, कहते हैं जो वास्ट डिफरेंस है, अगर बात करो मेल में अगर उसको हम ब्लॉक कर दे तो स्पर्म तो आगे नहीं जा पाएगा, ऐसे ही अगर फ्लोपियन ट्यूब को हम ब्लॉक कर दे तो एग्स भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसको सर्जिकल मेथड से भी यूज किया जाता है कि इन पार्ट्स को हम अगर ब्लॉक कर देंगे तो आप सेफ रन आगे कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगी, अदरवाइज कोई प्रेगनेंसी वगैरह भी अनवांटेड या फिर प्रेगनेंसी वगैरह भी नहीं आएगी। अब जो मिसयूज लोग करते हैं इन चीजों का,
व्हेन दे डोंट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, तो वो क्या करते हैं, या तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि फीमेल, हमें पता है फीमेल फिटिसाइज कर लेते होते हैं। हेल्दी सोसाइटी में हमें मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन करके रखनी चाहिए बच्चे, क्योंकि अगर फीमेल फिटिसाइज करते रहेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होती रहेगी, तो ये एक अलार्मिंग रेट बन जाएगा ये हमारी सोसाइटी के लिए। तो बाय लॉ भी हमने ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे इंडिया में तो बैन किया हुआ है कि इसको आप नहीं डिटरमाइन कर सकते कि एक फीमेल में एक बॉय पैदा हो रहा है कि फीमेल। जब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं, उनका बर्थ डेथ रेशियो जो है वो भी हमें डिटरमाइन करना होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करी जो साइज है, अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है तो ये भी बहुत सारा कंसर्न लेके आता होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो ज्यादा इंप्रूव करना चाहेंगे। तो इस केस में इनइक्वालिटी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लेके आते हैं, पुअर स्टैंडर्ड जो है ये लिविंग की हो सकती है बच्चे, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिलेटिवली उनकी अनइम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप सो ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड। वी विल कनेक्ट नाउ टुमारो फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।